Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 9 arts. So this is our general science book. Open your books. Open page number 91. So students, our topic is disorders and diseases. तो यूजुअली स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रही होती है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस सही तरह से काम नहीं कर पाते या हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करती। तो देयर आर सम रीज़न्स बिहाइंड दिस, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिजीज़ का नेम भी देते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती है, और डिफरेंट हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। सो देयर आर सम एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी सोर्सेज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिज़ीज़ कॉज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। सो ऐसे एजेंट्स को हम किसका नेम, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नेम देते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट दूसरे पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो सर्टेन फंजाई भी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो डिफरेंट हमने यहाँ पर कुछ डिजीज़ पढ़नी है जो कि ये माइक्रोब्स कॉज करते हैं। सबसे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़नी है। सो बैक्टीरियल डिजीज़ नेम से ही शो हो रहा है, ऐसी डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, माइक्रो का मतलब ही यही होता है कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज़म, टाइनी ऑर्गेनिज़म्स जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, आप उसको थ्रू माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। सो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो कौन कॉज करता है? एक स्पेशल टाइप का माइक्रोब है जिसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है वो हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देख सकते हैं। सो यूजुअली डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास बाकी वायरसेस, फंजाई और दूसरे पैरासाइट्स भी आ जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मिलियंस के हिसाब से जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? कहाँ पर रह रहे होते हैं? स्किन पर भी मौजूद होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जिसको हम आंते कहते हैं वहाँ भी मौजूद होते हैं, और हमारे माउथ में भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे स्किन, इंटेस्टाइन एंड माउथ, यूजुअली यहीं पर इन्हीं एरियाज़ में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है और जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है, फिर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। गुड बैक्टीरिया और हेल्दी बैक्टीरिया वो और बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। वो आपको की बॉडी को डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो कि कोई एक ख़ास बैक्टीरिया कॉज करता है, उसको, उन बैक्टीरियाज़ को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किस तरह से हमारी बॉडी में जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है। सो बैक्टीरियल डिजीज़ अकर व्हेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेट इनटू द बॉडी एंड बिगिन टू रिप्रोड्यूस एंड क्राउड आउट हेल्दी बैक्टीरिया और टू ग्रो इन टिश्यूज़ दैट आर नॉर्मली स्टेराइल। तो बेसिकली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं? आपकी बॉडी में इंटर होकर वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। बहुत सारे जब बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वो आपकी उस स्पेसिफ़िक टिश्यू को या स्पेसिफ़िक पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो एक ख़ास किस्म का जहरीला
जहरीले केमिकल्स भी इमिट करते हैं, निकालते हैं, जो आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो आपकी बॉडी में हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, whooping cough, डायरिया, टेटनस, टाइफाइड एंड कॉलेरा, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज़। सो वन बाय वन हम इन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारे पास जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके नेम की वजह से ही इस डिज़ीज़ को ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया गया है। सो ये बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली आपके लंग्स पर, पेशेंट्स के लंग्स पर अटैक करता है, फेफड़े जो होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे बोन्स, ब्रेन, लिवर, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन। ये आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हड्डियाँ, दिमाग, जिगर, स्प्लीन और जो इंटेस्टाइन, आंतें हो गए। ये इन पार्ट्स को ट्यूबरक्लोसिस जब होती है किसी भी पेशेंट को, तो उस पेशेंट के ये पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। सो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू स्प्रेड होती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं यूजुअली जब किसी भी पेशेंट को ये ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो पेशेंट जब इनहेल या एक्सहेल करता है तो सांस लेने के अमल के दौरान उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से एक ख़ास किस्म के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये इसी एटमॉस्फेयर में जब कोई भी हेल्दी पेशेंट जो है वो सांस लेता है तो वो क्या होता है कि वो उसको भी ये इन्फेक्शन उसके अंदर भी कॉज हो सकता है। तो ये ड्रॉपलेट्स किस तरह से जाते हैं, जब वो पेशेंट कफ़ करता है, छींकता है, या कफ़ करता है, खांसता है, या स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो उस दौरान वो ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में शामिल हो जाते हैं, उसको पोल्यूट कर देते हैं। और फिर इन्हीं ड्रॉपलेट्स में, इन्हीं पोल्यूटेड एयर में जब हेल्दी पेशेंट जो है वो सांस लेता है तो उसको भी उसमें के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर जब ड्रॉपलेट्स इंटर होते हैं तो इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो जाता है। यूजुअली इंटेस्टाइन में कब होता है, जब हम मिल्क को अच्छी तरह से बॉयल नहीं करते और उसको अनबॉइल्ड मिल्क को यूज़ कर लेते हैं, या जो बिल्कुल जो है वो अनहाइजेनिक हमारे पास ड्रिंक्स होती हैं, अगर हम उनको लेंगे तो उसकी वजह से भी इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है और डिफरेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फिर कॉज हो सकती है। तो जैसे ही सिम्टम्स अगर अपेयर होना शुरू हो जाएं तो डॉक्टर से हमें जो है वो कंसल्ट करनी चाहिए, ताकि जो है वो हम जल्दी से ही उसका वो कर लें, अपने वीक इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? बैड कफ दैट लास्ट 3 वीक्स और लॉन्गर। सबसे पहले खांसी हो सकती है, उसके सिम्टम्स में खांसी आती है जो कि 3 हफ्तों तक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वेट लॉस हो जाता है, और कफिंग के दौरान जो है वो ब्लड और म्यूकस रिलीज़ होता है। वीकनेस हो जाती है, और बुखार, फीवर वगैरह भी हो सकता है पेशेंट को। तो अगर हम इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। सो यूजुअली इसकी जो है वो क्या है, साइंस क्या है कि आपको कफिंग होती है, वेट लॉस होता है, वीकनेस हो जाती है और फीवर होता है। तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, या कौन सी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए? इस डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल वैक्सीन होती है इसकी, जिसको हम कहते हैं BCG वैक्सीन। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको अलग रहना चाहिए। इम्प्रूव हाइजेनिक कंडीशंस एंड हाउसिंग यूजिंग पास्चराइज्ड एंड प्रॉपरली बॉइल्ड मिल्क। अगर हम कोई भी मिल्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको अच्छी तरह से पहले बॉयल करके यूज़ करें। इन तरीक़ों से हम जो है वो इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर को आप 2 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको टॉपिक की समझ आ सके। थैंक यू। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की नोट्स जो हैं वो आप लोगों को स्कूल से मिल सकते हैं हार्ड फॉर्म में। आप काइंडली उनको लेकर अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लें।